हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश परीक्षा धाम पब्लिकेशन की जनजातियों वाली बुक आ चुकी है मार्केट में। ठीक है, यदि आपने नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, इस बुक का हम सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, जो कि आ चुकी है। और चलिए, इसको हम धीरे धीरे यहाँ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले इसकी देख लेते हैं रूपरेखा कि पहले हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, उसके पश्चात क्या रहेगा। सबसे पहले दिया गया है इसमें कि मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार दिया गया है। ठीक है, उसके पश्चात सेकंड चैप्टर रहेगा जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों का विवरण दिया गया है। फिर घुमंतु जनजातियाँ और विशेष पिछड़ी जनजातियों का वर्गीकरण इसमें किया गया है। जो हमारे सिलेबस में एक एक लाइन लिखी गई है उसी प्रकार से इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, यदि आपको बुक पसंद आए तो आप जाकर मार्केट से ले सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, परंपराएं, देवी देवताएं, उत्सव और त्यौहार के बारे में बताया गया है। फिर मध्य प्रदेश की विशिष्ट कलाएं हैं, चित्रकला, शिल्पकला, अलंकरण, भित्ति चित्र आदि के बारे में इसमें विस्तार से दिया गया है। फिर अगला चैप्टर रहेगा कि मध्य प्रदेश की जनजातियों की भाषा क्या है, उनकी बोलियां क्या हैं और उनका लोक साहित्य में क्या योगदान है और उनका क्या लोक साहित्य है। मध्य प्रदेश की जनजातियों का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान होता है और ये राज्य की प्रमुख जनजातियों का के जो व्यक्तित्व होते हैं उनके विषय में क्या महत्वपूर्ण तथ्य देखने को हमें मिलेंगे, देखते हैं। फिर मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित कुछ प्रमुख संस्थान पढ़ेंगे, उनके संग्रहालय देखेंगे। फिर उनसे संबंधित जो प्रकाशन होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। फिर मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति, नृत्य कला, लोक नाट्य, लोक गायन, उनके वाद्य यंत्र, जनजातियों के क्या आभूषण होते हैं, क्या उनके लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। और फिर अंतिम रूप से देखेंगे जनजाति फटाफट डिवीजन। ठीक है, चलिए, आई होप दोस्तों आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम समय को बिना गवाए अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, ये पहला चैप्टर है। क्या है? मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। ठीक है, चलिए अब इसको देख लेते हैं कि हम रूपरेखा में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। अनुसूचित जनजातियां देखेंगे, जनजातियों की विशेषताएं, फिर अनुसूचित क्षेत्र क्या होते हैं, जनजातियों का प्रादेशिक विवरण है, जनजातियों का क्षेत्रीय विवरण है, जनजातियों एवं संकेंद्रण जिले हैं, मध्य प्रदेश और भारत और मध्य प्रदेश में जनजातियों की तुलना की गई है। ठीक है, फिर गोवा प्लान को साकार करने वाले तथ्य जो कि होते ही हैं। ठीक है, आप सभी को मालूम है। फिर इसके बाद अंतिम रूप से हम इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया गया है इसमें एक मैप के से बताया गया है कि 4 तरीके के जनजातीय क्षेत्र हैं। सबसे पहले उत्तरी जनजातीय क्षेत्र, उसके पश्चात पूर्वी जनजातीय क्षेत्र, दक्षिण मध्य जनजातीय क्षेत्र और पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र। ये 4 क्षेत्र होते हैं मध्य प्रदेश में जनजातियों के। इनका विवरण आगे बताया गया है। ठीक है, यहाँ लिखा है कि मध्य प्रदेश में निवास करती हैं देश की सर्वाधिक जनजातियाँ। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक जनजातियाँ निवास करती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अनुसूचित जनजातियों के बारे में कि क्या दिया गया है। मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां रहती हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों के उपजातियों को मुख्य जाति के साथ रखें तो यहाँ कुल 43 जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल 43 जनजातियां या 43 जनजातियां पाई जाती हैं। बिल्कुल, आगे देख लेते हैं। 2011 में अनुसूचित जनजातियों की संख्या मध्य प्रदेश में 153.17 लाख व्यक्ति हो गई है। ठीक है, 153.17 लाख। अब देखते हैं जनजातियों की विशेषताएं। जनजातियों की क्या विशेषताएं होती हैं। समाज में सर्वोत्तम कार्यात्मक या फंक्शनल कहते हैं, कार्यात्मक निर्भरता होती है उनकी। मुख्य आर्थिक कार्य प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होते हैं। जो जनजातियां होती हैं वो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती हैं। जनजाति का अपना परंपरागत कानून होता है। बोली में प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है।
राजनैतिक दृष्टि से संगठित एवं पंचायत का प्रभावशाली संघ इसमें देखने को मिलता है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब आगे देख लेते हैं कि जनजाति के विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए नाम। ठीक है, जनजाति के विभिन्न विद्वान हैं, उन्होंने जनजातियों को क्या अन्य नामों से पुकारा है वो भी देख लेते हैं। जैसे ठक्कर बापा के द्वारा जनजातियों को क्या कहकर संबोधित किया गया? आदिवासी कहकर संबोधित किया गया। महात्मा गांधी ने क्या किया है? महात्मा गांधी ने जनजातियों को कहा है गिरिजन। और जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे उन्होंने जनजातियों को कहा है पहाड़ी जनजाति। ठीक है, पहाड़ी जनजाति इन्होंने कहा है। फिर आगे डॉक्टर गोविंद सदाशिव घुरिये ने क्या कहा है? इनको पिछड़े हिंदुओं कहकर पुकारा है। डॉक्टर दास एंड दास ने कहा है ये विलीन मानवता के धनी हैं। उसके बाद भारतीय संविधान में इनको अनुसूचित जनजाति के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ तक दोस्तों ये पहली ओरिएंटेशन क्लास है। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे तेज़ी से बढ़ेंगे और आपको सारी चीज़ें यहीं याद होंगी। ठीक है, मध्य प्रदेश की जनजातियों का प्रादेशिक वितरण। मध्य प्रदेश की जनजातियों का क्या प्रादेशिक वितरण है हम देखते हैं। जनजातियों का वर्गीकरण जब हम देखते हैं तो 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला पश्चिमी जनजाति क्षेत्र है, पूर्वी जनजाति क्षेत्र, दक्षिण और मध्य जनजाति क्षेत्र है, उत्तरी चंबल जनजाति क्षेत्र। ये 4 जनजाति क्षेत्र हैं जिनको मध्य प्रदेश में जनजाति क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए एक एक क्षेत्र के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र। पश्चिमी मध्य प्रदेश में राज्य की 1/3 जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। 1/3 जनजातीय संख्या कितनी? 36.27%, 36.27% जनजातीय जनसंख्या जो है पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है। कहाँ के पश्चिमी क्षेत्र? मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में। अलीराजपुर की 88.98% तथा झाबुआ जिले की 87% से अधिक जनसंख्या जनजातियों की है। मतलब जो 2 हमारे ज़िले हैं कौन से? अलीराजपुर और झाबुआ। यहाँ की जनजातियाँ अलीराजपुर में 88% से अधिक और झाबुआ में लगभग 87%। पूरे 100% में से इतनी जनजातियाँ इनकी हैं इन ज़िलों में। फिर प्रमुख जनजातियों की बात करें पश्चिमी क्षेत्र में तो ये हैं भील, भिलाला, कोरकू जो है कुछ मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं। कौन कौन सी हुई पश्चिमी क्षेत्र में? भील, भिलाला और कोरकू। यहाँ भील की प्रमुख जनजाति पाई जाती है। ठीक है, भील यहाँ जो है प्रमुख रूप से प्रचलित जनजाति है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं पूर्वी जनजातीय क्षेत्र। कौन सा जनजातीय क्षेत्र? पूर्वी मध्य प्रदेश में राज्य की 14% जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। कितने परसेंट? यहाँ करती है दोस्तों 14%। वहाँ हमने देखा था 36.27%। इस भाग में प्रमुख आदिवासी जिले शहडोल, सिंगरौली, अनूपपुर, कटनी, सीधी और उमरिया आते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं हमारे पूर्वी जिले हैं, तो जनजातियों के लिए भी यही पूर्वी क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र की जनजातियों में साक्षरता का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक है। ठीक है, जो पश्चिमी जनजातियां थीं उनकी अपेक्षा में यहाँ साक्षरता अधिक पाई जाती है। इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां कोल, कंवार और पनिका हैं। इस क्षेत्र की जो प्रमुख जनजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं? कोल, कंवार और पनिका हैं। ठीक है, चलिए 2 हमारे क्षेत्र कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं तीसरा जो क्षेत्र है दक्षिण मध्य जनजातीय क्षेत्र। कौन सा है? दक्षिण मध्य जनजातीय क्षेत्र, है ना। दक्षिणी मध्य प्रदेश के अंतर्गत लगभग 23.28% जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, हरदा, बालाघाट, मंडला, नर्मदापुरम, रायसेन आदि जिले इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, आप सभी को मालूम है हमारे दक्षिण मध्य जनजातीय जिले कौन से हैं, ये आपने देख लिया। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा जिला दक्षिण मध्य जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, और एक जिला ऊपर का कहीं भी दे देगा, झाबुआ दे देगा, अलीराजपुर दे देगा और 3 जिले यहाँ के रहेंगे। ठीक है,
इस क्षेत्र के अंतर्गत गोंड, बैगा, कोरकू, परधान, भारिया और मुड़िया जनजाति निवास करती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी जनजाति निवास करती हैं? गोंड, बैगा, कोरकू, परधान, भारिया और मुड़िया। कुछ इस प्रकार की जनजातियां दोस्तों जो कि दक्षिण मध्य जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती हैं। आगे देख लेते हैं। जो चौथा हमारा जनजातीय क्षेत्र है इसको कहते हैं उत्तरी जनजातीय क्षेत्र या चंबल जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, उत्तरी या चंबल के अंतर्गत लगभग 1.05% जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। यह क्षेत्र प्रदेश के उत्तरी भाग के भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, गुना और शिवपुरी आदि जिलों को समेटे हुए है। यहाँ मध्य प्रदेश की सबसे कम जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। मध्य प्रदेश की सबसे कम जनजाति दोस्तों उत्तरी वाले क्षेत्र में करती है, ये आप सभी जानते हैं। और सर्वाधिक कहाँ करती है? पश्चिमी वाले क्षेत्र में करती है। इस क्षेत्र की प्रमुख जनजाति सहरिया है। जब हम माधव नेशनल पार्क पढ़ते हैं वहाँ, तो उस नेशनल पार्क में भी निवास करने वाली जनजाति सहरिया है, तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। चलिए, ये चारों क्षेत्र देखने के पश्चात अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश क्षेत्रवार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या, है ना। यही हमने देख के आया, अभी हम टेबल के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो 1,53,16,784 जनजातियाँ निवास करती हैं, जो कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या की 21.09% हैं कुल मिलाकर। और राज्य की अनुसूचित जनसंख्या का प्रतिशत ये 100% बताया गया है। कुल मिला के 100% से हम यहाँ डिवाइड करेंगे आगे जब नीचे की ओर बढ़ेंगे तो। ठीक है, चलिए पश्चिमी क्षेत्र में हमने अभी देखा 36.27% पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण मध्य क्षेत्र 23.28, पूर्वी क्षेत्र 14.04, उत्तरी क्षेत्र 1.05 और शेष अन्य 25.36%। ये जो शेष अन्य क्षेत्र है, अन्य 4 क्षेत्रों के अलावा जो बीच के जिले पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में भी कुछ थोड़ी मात्रा में जनजातियाँ पाई जाती हैं, वहाँ का ये आंकड़ा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अंचल या क्षेत्र के आधार पर जनजातियों का वितरण। क्षेत्र के आधार पर जनजातियों का वितरण किस प्रकार से किया गया है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मालवा क्षेत्र, फिर निमाड़ क्षेत्र, उसके पश्चात महाकौशल क्षेत्र, बघेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र और चंबल क्षेत्र। इन 6 क्षेत्रों में इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, पहला कौन सा है? मालवा क्षेत्र है, फिर निमाड़ क्षेत्र, महाकौशल क्षेत्र, बघेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र और चंबल क्षेत्र। इनके बारे में यहाँ विस्तार से वर्णन किया गया है। ठीक है, आइए इसको मैप से देखते हैं। ये हो गया हमारा चंबल वाला क्षेत्र, फिर ये है मालवा, निमाड़ क्षेत्र है, महाकौशल क्षेत्र है, ये बघेलखंड क्षेत्र है और ये बुंदेलखंड क्षेत्र है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं बिल्कुल लोकेशन वाइज किस प्रकार से हमारे 6 क्षेत्र जो हैं अंचल के आधार पर दिए गए हैं, है ना। तो इनको हम अब देखते हैं विस्तार से कि किस प्रकार से इनका वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे मालवा क्षेत्र की। मालवा क्षेत्र की जनजातियों में क्या विशेषताएं हैं? यह मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, मालवा के पठार और नर्मदा घाटी का पश्चिमी क्षेत्र है। प्रमुख रूप से यहाँ भील, भिलाला और बारेला जनजाति पाई जाती हैं। ये हमारा मालवा क्षेत्र था। आगे देखते हैं निमाड़ क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में? निमाड़ क्षेत्र के बारे में। मध्य प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी एवं मध्य भाग है। जो निमाड़ क्षेत्र है यह मध्य प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी मध्य भाग ये माना जाता है। यहाँ प्रमुख जनजातियाँ कौन सी हैं? कोरकू, भील, बारेला, गोंड जनजातियाँ इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है। आगे देख लेते हैं क्षेत्र क्रमांक 3। ये इसका नाम है महाकौशल क्षेत्र। ठीक है,
मध्य प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, नर्मदा घाटी एवं मध्य सतपुड़ा क्षेत्र, दक्षिणी बघेलखंड के पठार का क्षेत्र इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ कौन सी हैं? बैगा, गोंड, भारिया, कोरकू और प्रधान। गोंड, बैगा, भारिया, कोरकू और प्रधान यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। कहाँ की? महाकौशल क्षेत्र की। चलिए, ये हमारे 3 क्षेत्र हो गए दोस्तों। अब चौथा है बघेलखंड क्षेत्र। कौन सा है? बघेलखंड क्षेत्र। मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, रीवा पन्ना का पठार एवं सोन घाटी क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। कोल, पनिका, बैगा और गोंड यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। कौन सी? बघेलखंड क्षेत्र की कौन सी प्रमुख जनजातियाँ हैं? कोल, बैगा, पनिका और गोंड। ठीक है, कोल, पनिका, बैगा और गोंड। चलिए आगे देख लेते हैं क्षेत्र नंबर 5। इसका नाम है बुंदेलखंड क्षेत्र। मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है। बुंदेलखंड के पठार और केन एवं बेतवा नदी के मध्य का ये क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों, बुंदेलखंड की जो प्रमुख जनजातियां हैं वो हैं कोंदवार, सौर और सहरिया। कौन सी हैं? कोंदवार, सौर और सहरिया। दोस्तों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बुक यहाँ पूरी की जाएगी और इसके बाद जो तथ्यवाद या एग्ज़ाम पीडीएफ जो बुक आएंगी करंट अफेयर की मध्य प्रदेश के लिए, वो भी यहाँ कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुँच जाए, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो सही लग रहा हो तो लाइक तो कर ही दें। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्षेत्र क्रमांक 6। ठीक है, 6 के बारे में देखते हैं। 5 हमने कंप्लीट कर लिया है। चंबल क्षेत्र मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है। मध्य भारत का पठार का क्षेत्र है ये। और प्रमुख जनजाति यहाँ कौन सी हैं? सहरिया, खैरवार और माझी। कौन कौन सी हैं? सहरिया, खैरवार और माझी। ये चंबल क्षेत्र की जनजातियाँ हैं। ठीक है, अब अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बात करते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं और संविधान में वर्णन किस अनुच्छेद के तहत इनका दिया गया है। भारत में संविधान के अनुच्छेद 244(1), 244(1), 244(1) के तहत संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा क्रमांक 6(1), पैरा क्रमांक 6 के सब क्लॉज 1 के अनुसार इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, अब वर्णन क्या है कि ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हो। किसके आदेश द्वारा? राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक राज्य के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों का विनिर्देश उस राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति अनुसूचित आदेश द्वारा होता है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति ऐसे ही घोषित नहीं करता, वो परामर्श लेता है किससे? जिस राज्य की वो जनजातियां हैं उस राज्य के राज्यपाल से राष्ट्रपति जी परामर्श लेते हैं। उसके पश्चात उस क्षेत्र में जनजाति को घोषित करते हैं कि ये समुदाय है, उसको हम जनजाति क्षेत्र घोषित करने की घोषणा करते हैं। आइए आगे देखते हैं, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के क्या मानदंड होते हैं। ऐसे कौन से मानदंड होते हैं जो किसी भी समुदाय को जनजातीय या एसटी घोषित कर दिया जाता है? वो क्या प्रमुख बातें हैं देखते हैं। क्षेत्र की सघनता और उचित आकार सबसे पहली बात देखी जाती है। जनजातीय आबादी की प्रधानता देखी जाती है। यदि जनजाति प्रमुख रूप से वहाँ पाई जाती है तो अवश्य रूप से वहाँ जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाएगा। पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन होना चाहिए तो जनजातीय क्षेत्र घोषित कर दिए जाएंगे। एक व्यवहार्य प्रशासनिक इकाई जैसे जिला, ब्लॉक या तालुक में इनको बांटा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए ये हमने देखा। अब देख लेते हैं अनुसूचित क्षेत्र और जिला। ठीक है, ये अनुसूचित क्षेत्र और जिला कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। आदेश 2003 के अनुसार ये दिए गए हैं। ठीक है, जैसे अनुसूचित क्षेत्र कौन से हैं? सरदारपुर,
कुच्छी और मनावर। ये जो अनुसूचित क्षेत्र कहाँ आते हैं? धार जिले के अंतर्गत आते हैं। सरदारपुर, मक्षी सरदारपुर, कुक्षी और मनावर, ठीक है, ये कहाँ आते हैं? धार जिले में आते हैं। आगे देख लेते हैं, सेगांव, भीकनगांव, झिरनिया, महेश्वर, ये कहाँ आते हैं? खरगोन जिले में। फिर खालवा, खकनार, खंडवा, ये खंडवा में आते हैं। खालवा और खकनार कहाँ आते हैं? खंडवा में आते हैं। दोस्तों ये आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा। यदि पूछ लिया कि कौन सा अनुसूचित क्षेत्र किस जिले में आता है तो इसमें दिक्कत में पड़ सकते हैं। भैंसदेही, शाहपुर तहसील, ये आते हैं कहाँ? बैतूल जिले में। फिर लखनादौन और घनसौर, लखनादौन और घनसौर किस जिले में आते हैं? सिवनी जिले में। तो लखनादौन और घनसौर घोषित किए गए हैं अनुसूचित क्षेत्र। चलिए आगे देख लेते हैं। बैहर तहसील, बैहर तहसील कहाँ है? ये है बालाघाट में। ये मैहर नहीं है दोस्तों, बैहर है, ठीक है, कहाँ है? बालाघाट जिले में है। फिर केसला, केसला जो जनजाति अनुसूचित क्षेत्र है ये नर्मदापुरम जिले में है। फिर कोतमा और पुष्पराजगढ़, ये हैं अनूपपुर जिले में, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया। आगे देख लेते हैं। अब दिए गए हैं मध्य प्रदेश में प्रमुख जनजातियों का प्रादेशिक विवरण एवं जनसंख्या 2011 के अनुसार कौन सी जनजातियां कहाँ निवास करती हैं और किस जिले में, या कौन सी जनजातियां कितने प्रतिशत हैं और किन किन जिलों में उनका संकेंद्रण पाया जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं भील जनजाति। कौन सी जनजाति है? भील जनजाति। भील जनजाति कुल जनजातीय प्रतिशत का ये है 39.08%। कुल जनजाति में देख रहे हैं हम, ठीक है, कुल जनजाति का 39.08% भील जनजाति पाई जाती है। ये किन जिलों में पाई जाती है? धार, बड़वानी, झाबुआ, खरगोन, अलीराजपुर, रतलाम, खंडवा, बुरहानपुर, इन जिलों में ये भील जनजाति पाई जाती है, ठीक है। फिर देखते हैं गौंड जनजाति। गौंड जनजाति जनजातीय प्रतिशत का 33.25% है, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हैं कि 33.25%। संपूर्ण राज्य प्रमुखतः है, संपूर्ण राज्य में गौंड जनजाति पाई जाती है, लेकिन प्रमुख रूप से देखें तो ये मंडला, बैतूल, सिवनी, डिंडोरी, बालाघाट, जबलपुर, अनूपपुर, नर्मदा घाटी के दोनों ओर ये गौंड जनजाति पाई जाती है, ठीक है। हमने पहले भील देखा, फिर गौंड देखा। दोस्तों इन जनजातियों का प्रतिशत और जिले आप प्रमुख रूप से याद रखें। 4-5 ऐसी जनजातियाँ हैं जिनके बारे में क्वेश्चन घुमा फिरा के आयोग पूछता रहता है। चलिए कोल जनजाति के बारे में देखते हैं। 7.62%, 7.62% ये प्रमुख कुल जनजाति प्रतिशत का योगदान देती है। ये पाई जाती है कोल जनजाति प्रमुख रूप से रीवा, सतना, सीधी, कटनी, शहडोल, जबलपुर, उमरिया, सिंगरौली और अनूपपुर, ये सारे हमारे पूर्वी जिले हैं। तो ये पूर्वी जिलों में कोल जनजाति पाई जाती है। और ये जो भील जनजाति हमने देखा ये सारे हमारे पश्चिमी मध्य जिले थे, और गौंड जनजाति ये हमारे दक्षिण मध्य जिले थे, ठीक है। बस इतना मोटा मोटा याद रखेंगे, क्वेश्चन सीधे एलिमिनेट हो जाएगा। कोरकू जनजाति 4.77%, ये है बैतूल, खंडवा, हरदा, देवास, बुरहानपुर, होशंगाबाद और बड़वानी, इन जिलों में ये जनजाति पाई जाती है। चलिए अब देख लेते हैं शहरीय जनजाति के बारे में। शहरीय जनजाति 4.01%, ये पाई जाती है ऊपरी हिस्से में। आप जानते हैं शिवपुरी, श्योपुर, अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, मुरैना और दतिया, इन जिलों में ये जनजाति पाई जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आगे है बैगा जनजाति। बैगा जनजाति जो है 2.71%, 2.71% बैगा जनजाति पाई जाती है। यह कहाँ पाई जाती है? मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, बालाघाट, जबलपुर व सिवनी जिलों में ये जनजाति पाई जाती है। बैगा जनजाति कहाँ पाई जाती है? मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, बालाघाट, जबलपुर और सिवनी जिलों में ये जनजाति पाई जाती है, ठीक है। चलिए ये 5 प्रमुख रूप से या 6 प्रमुख रूप से जनजातियाँ आपको याद हुई दोस्तों, ठीक है। एक बार आप वीडियो 1-2 बार सुन लेंगे, आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी और मैप बनाकर आप इनको याद करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं भारीय जनजाति के बारे में। किसके बारे में? भारीय जनजाति के बारे में, ठीक है। भारी जनजाति के बारे में बात करें,
1.26% ये योगदान रखती है कुल जनजातीय प्रतिशत का। ये प्रमुख रूप से छिंदवाड़ा के पातालकोट तामिया विकास खंड में पाई जाती है, जबलपुर और नरसिंहपुर। ठीक है, छिंदवाड़ा, जबलपुर और नरसिंहपुर क्षेत्र में ये प्रमुख रूप से पाई जाती है। फिर हैं ये कुछ छोटी छोटी जनजातियाँ दोस्तों, इनको आप प्रतिशत इनका ना भी याद करें तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप क्षेत्र देख लें, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। जैसे सौर जनजाति, ये सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह और पन्ना वाले क्षेत्र में ये पाई जाती है। फिर बात करेंगे प्रधान की। प्रधान सिवनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, बैतूल, होशंगाबाद, उमरिया, दमोह, नरसिंहपुर और कटनी। ठीक है, चलिए यहाँ तक है। फिर मवासी जनजाति है। मवासी जो है ये छिंदवाड़ा, सतना, होशंगाबाद, भोपाल, खरगोन और बैतूल में पाई जाती है। ठीक है। पनिका जनजाति सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, उमरिया इन जिलों में पाई जाती है। फिर देख लेते हैं खैरवार। जो खैरवार जनजाति है ये छतरपुर, सिंगरौली, पन्ना, शहडोल, सतना, विदिशा, रायसेन, सीधी, उमरिया इन जिलों में पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आप इनको मैप बना के बिल्कुल याद कर लें कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आपको चीज़ें जो है अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, मांझी, ग्वालियर, रीवा, भिंड, मुरैना, जबलपुर, दतिया, श्योपुर में जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, आप इनको लिस्ट बना के देख लेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर ये देख लीजिए अनूपपुर और शहडोल, सीधी, उमरिया, डिंडोरी इन जिलों में पाई जाती है। और यहाँ प्रमुख रूप से है ये बिंझवार जनजाति, बालाघाट और सिवनी में ये पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। चंदा समिति के बारे में है ना। चंदा समिति के बारे में क्या दिया देख लें। चंदा समिति का गठन 1960 में हुआ था। ये जनजातियों से संबंधित है दोस्तों, इसलिए यहाँ दिया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि चंदा समिति का गठन कब हुआ था, तो चंदा समिति का गठन जो है 1960 में किया गया था। चंदा समिति ने अनुसूचित जनजाति में किसी भी जाति या समुदाय को शामिल करने के लिए 5 मानदंडों को निर्धारित किया है। कौन से 5 मानदंड हैं जो चंदा समिति ने निर्धारित किया है? कि भौगोलिक अलगाव होना चाहिए, पहली बात। विशेष संस्कृति उनकी होनी चाहिए, दूसरी बात। तीसरी बात में कहते हैं कि आदिम जाति के उनमें लक्षण होने चाहिए, ठीक है। चौथा जो उनका मानदंड है वो है पिछड़ापन। फिर आगे है 5वां शर्मीलापन या संकोची स्वभाव, ठीक है। जनजाति दोस्तों, चंदा समिति 1960 में आई थी। उन्होंने जनजाति में समुदाय को शामिल करने के लिए 5 मानदंड बताए हैं। पहला है भौगोलिक अलगाव, विशेष संस्कृति, आदिम जाति के लक्षण होने चाहिए, पिछड़ेपन के उसमें लक्षण होने चाहिए, वो शर्मीले होना चाहिए और या संकोची स्वभाव के होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। ये कुछ बातें दी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए अब इसके पश्चात इसमें दिया गया है देश की तुलना में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एक नज़र में, ठीक है, एक नज़र में ये दिया गया है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। जनजातीय जनसंख्या ये पूरे देश में निवास करती है 10.45 करोड़, ठीक है। 10.45 करोड़ जनजाति यहाँ निवास करती है। इसे कहेंगे 10 करोड़ 45 लाख जनजाति पूरे भारत में निवास करती है और 1 करोड़ 53 लाख मध्य प्रदेश में निवास करती है, ठीक है। फिर जनजाति जो पुरुष हैं, पुरुष पूरे भारत में 5 करोड़ 25 लाख निवास करते हैं और मध्य प्रदेश में 77 लाख 19 हज़ार निवास करते हैं। कितने? 77 लाख 19 हज़ार, ठीक है। जनजातीय महिला पूरे भारत में निवास करती हैं 5 करोड़ 19 लाख और मध्य प्रदेश में 75 लाख 97 हज़ार, ठीक है। चलिए, जनजातीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत कितना है? भारत में है 8.63% और मध्य प्रदेश का है कितना? 21.09%। पूरे भारत में कितनी जनजाति निवास करती हैं? 8.63% और मध्य प्रदेश में 21.09%, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। जनजातियों की जनसंख्या में 10 की वृद्धि 2001 से 2010 के बीच में कितनी हुई है? ये हुई है पूरे भारत में देखा जाए तो 23.66%
और मध्य प्रदेश में 25.20%। ठीक है। लिंगानुपात की बात करते हैं। पूरे भारत में जनजातियों का लिंगानुपात कितना है? 990 है। 1000 पुरुषों के पीछे महिलाएं कितनी हैं? तो 990 हैं भारत में, और मध्य प्रदेश में है 984। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। साक्षरता दर की बात करें, ये हम एसटी की बात करते हैं, तो एसटी में ही क्या होता है? 58.95% पूरे भारत में जो जनजाति लोग हैं उनकी साक्षरता दर है 58.95। और मध्य प्रदेश की जनजातीय साक्षरता कितनी है? 50.55%। चलिए, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। आगे देख लेते हैं। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या घनत्व कितना है? प्रति वर्ग किलोमीटर में 32 है। प्रति वर्ग किलोमीटर में भारत में पूरा कितना है? 32 है। और मध्य प्रदेश में कितना है? 50। प्रति वर्ग किलोमीटर में जनजातियाँ 50 रहती हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में 50। कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या मध्य प्रदेश में 43 है और पूरे भारत में 705 है। ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं, या इस वीडियो में अभी तक यहीं। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बुक यहाँ पूरी कंप्लीट होगी और फिर तथ्यवान जैसे ही आती है करंट अफेयर, उसको भी हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। और ठीक है, चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।